खुद को सही प्रूव करने के चक्कर में हमेशा मेरे फेलियर का वेट करते रहे कि ये अगर फेल हो गई, हम ये चीज़ फिर से प्रूव कर देंगे कि गांव की लड़की थी, छोटे स्कूल कॉलेज से थी, तुम्हें इतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए। क्योंकि 5 बैक टू बैक में फेलियर्स देख चुकी थी और मेंस ही क्लियर नहीं हो रहा था मेरा, फाइनल लिस्ट तो बहुत दूर थी। जैसे जैसे अटेम्प्ट्स मेरे बढ़ते गए और जैसे जैसे मेरे फेलियर्स आते गए, एक चीज़ कॉन्स्टेंटली मेरे साथ चल रही थी, जैसे ही रिजल्ट आएगा अगले एक वीक में एक रिश्ता आ जाएगा कि नहीं हुआ इस बार, चलो अब तो रिश्ता कर लो। तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि तुम्हारे स्कूल और कॉलेज से आज तक एक भी सिविल सर्वेंट नहीं निकला है, तो तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम सिविल सर्वेंट बन जाओगी। वो फेलियर का टैग लेके मुझे मेरी प्रिपरेशन को खत्म नहीं करना था। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये स्वामी विवेकानंद जी का कोट मुझे हमेशा मोटिवेट करता था मेरी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज माया चाहर and I have secured All India rank 547 in this year's UPSC Civil Services Examination 2022. And currently, I am working as an accounts officer in Regional Office EPFO Karnal. ये मेरा यूपीएससी का 6th अटेम्प्ट था और मेरा 3rd मेंस था। और इस साल के यूपीएससी के सिलेक्शन से पहले की जर्नी अपन देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज। मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव थिरपाली छोटी में पैदा हुई। वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी ना होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो मुझे पिलानी के स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन चूरू जैसे डिस्ट्रिक्ट और एक छोटे गांव से होने की वजह से सब ने यही कहा कि शहर में और 4 साल की बच्ची को कैसे भेजेंगे। मेरे पेरेंट्स ने वहीं से मेरे लिए लड़ना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे सबसे पहले शहर भेजने की ज़िद करी कि हम इसको शहर के स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन शहर से एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी नहीं है, इनफैक्ट आज भी नहीं है गाँव से। तो मुझे 4 साल के होते हुए भी मेरे पेरेंट्स ने पिलानी भेज दिया, लोकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उससे। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस करने के लिए भी मुझे मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, बड़ी दीदी भैया जो भी जाते थे उनके साथ। तो वहाँ से हर रोज़ मेरे साथ यही स्ट्रगल होता था कि मैं कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझे आएगी, मैं घर जाके नहीं बताऊँगी कि मुझे क्या डर लगता है, क्या मैं नहीं जाना चाहती इतनी दूर। क्योंकि अगर मैंने घर बता दिया कि मुझे डर लगता है, रोज़ 1 किलोमीटर पैदल जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर शहर के बच्चे वहाँ पे आते हैं, मैं उनसे कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील करती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स अगले साल मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे, शहर के स्कूल। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट होता है हर रोज़ संघर्ष करना और हर रोज़ अपनी चीज़ें ना बताना पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स भी हर साल यही कोशिश करते थे कि 1 साल और कट जाए, शायद स्कूल्स की फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो जाएंगी, या तो गांव में, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो जाएंगी। लेकिन अनलकीली आज भी ऐसी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ गांव ढाणियों में नहीं पहुंची हैं अच्छे से। उसके बाद धीरे धीरे ये जानने का जो स्ट्रगल था वो मैं कंटिन्यू करती रही और मैं मेरे छोटे भाई बहनों को भी साथ लेके जाती रही, जो धीरे धीरे मैं यूज्ड टू हो गई थी और मुझे अच्छा लगने लग गया था कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरे भाई बहनों को भी लेके जा रही हूँ और मेरे पेरेंट्स को मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी। उसके बाद आया फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। मेरे पेरेंट्स खेती बाड़ी ही करते थे, अलग से उनका कोई एम्प्लॉयमेंट या कोई जॉब नहीं था उनके पास। तो 9th स्टैंडर्ड तक वो खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी, पशुपालन से जो इनकम होती थी, उसी से हमारी फीस वगैरह अफोर्ड करते थे। 9th स्टैंडर्ड के बाद जाके जैसे कि मैंने बताया, मेरे फादर ने काफ़ी स्ट्रगल किया, कभी खेती करी, उसमें कोशिश करी कुछ अच्छा हो जाए, कभी कैटल रियरिंग की तरफ गए, उसमें कुछ अच्छा हो जाए। ऐसे करते करते 9th में जाके हमारा कुछ सेटल हो पाया। मेरी मम्मी को गवर्नमेंट जॉब मिली और मेरे फादर भी एक स्कूल में, उनको जॉब मिल गई। तो ऐसे करते हुए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो हमारे साइड बाय साइड चल ही रहे थे। उसके बाद जैसे ही मैंने 12th किया, तो जैसे कि सब लोग बीटेक के लिए जा रहे थे, मैंने भी कहा कि मुझे भी बीटेक करना है। मेरे पेरेंट्स ने उसमें सपोर्ट किया कि ठीक है आप बीटेक करो। लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो 12th पास होते ही लड़कियों के लिए शादी का बर्डन आने लग जाता है और मेरा फर्स्ट ईयर से शादी के रिश्ते आने लग गए, और वो भी उस कंडीशन के साथ कि शादी भी करनी है और पढ़ाई भी छोड़नी है, क्योंकि बेसिकली उनको हाउस वाइफ चाहिए वहाँ पे। मैंने उस चीज़ से भी लड़ाई करी और लकीली मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज़रूर सपोर्ट किया कि नहीं, हम इतना जल्दी इसकी शादी नहीं करेंगे और हम इसको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन सोशल प्रेशर कंटिन्यूसली चलता जा रहा था। जैसे ही मेरा बीटेक हुआ, फिर मेरे सामने ये चुनौती आई, इधर गवर्नमेंट सर्विस और गेट मैरिड। जैसे कि गांव में ये माना जाता है कि लेडीज़ को प्राइवेट जॉब की बजाय गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी तो ही हम उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए भेजेंगे। तो मेरे पेरेंट्स ने भी सेम यही कहा कि या तो गवर्नमेंट जॉब कर लो या फिर प्राइवेट तो नहीं करनी, और बाकी लोगों ने भी कहा कि अब तो शादी कर देते हैं, बीटेक हो गया है। फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ। और ये नाम ही इतना बड़ा था उनके लिए कि उनको भी पहले खुद से ही ये चीज़ सिंक इन करनी पड़ी कि अच्छा ये प्रिपेयर करना चाहती है, प्लस ये दिल्ली जाके प्रिपेयर करना चाहती है।
तो गांव से निकल के डायरेक्ट दिल्ली आना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे लिए भी और मेरे पेरेंट्स के लिए भी। इनफैक्ट इससे पहले मेरे घर से ना मेरे मम्मी पापा और ना मैं या मेरे भाई बहन कभी दिल्ली आए थे। जैसे ही हम दिल्ली आए तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। एक छोटे गांव या छोटे कस्बे जैसे पिलानी जैसे कस्बे से आके हम डायरेक्टली एक मेट्रो सिटी आ गए हैं। तो पेरेंट्स का भी ये कंसर्न था कि अकेले कैसे रहोगे यहाँ पे, और इतना बड़ा शहर है। उनकी इनसिक्योरिटीज़, मेरी खुद की इनसिक्योरिटी कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि मैं दिल्ली जाके प्रिपेयर करना चाहती हूँ, और वो भी उस एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं। लेकिन मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ अच्छा हासिल करना है तो इन सब डर के साथ तो मुझे जीना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके रहना कहाँ है, कहाँ एडमिशन लेना है, ये सारे चैलेंजेस साइड बाय साइड चलते रहे। और मैंने 2016 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा प्रीलिम्स 0.67 मार्क्स से रुक गया। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि मैं इतना पास तो पहुंच गई हूँ। तो मुझे ये मोटिवेशन के साथ साथ मैंने वापस फुल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 2017 में मैंने मेरा सेकेंड अटेम्प्ट दिया। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हो गया, बट मेरा मेंस नहीं हुआ। वहाँ तक भी लगा कि ठीक है, प्रीलिम्स हो गया है, इस बार मेंस इंटरव्यू सब एक साथ हो जाएंगे। फिर मेरी पूरी स्टोरी चेंज हो गई। 2018 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ा सेटबैक था कि जब आप मेंस दे देते हो एक बार और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्री नहीं होता। फिर सेल्फ डाउट बढ़ता गया, लोगों के भी डाउट्स बढ़ते गए कि आपने 2 अटेम्प्ट दिला दिए हैं, तीसरे अटेम्प्ट में प्री भी नहीं हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है या वो सीरियसली प्रिपेयर कर ही नहीं रही है उस चीज़ के लिए। और जैसे जैसे अटेम्प्ट्स मेरे बढ़ते गए और जैसे जैसे मेरे फेलियर्स आते गए, एक चीज़ कॉन्स्टेंटली मेरे साथ चल रही थी। जैसे ही रिजल्ट आएगा अगले एक वीक में एक रिश्ता आ जाएगा कि नहीं हुआ इस बार, चलो अब तो रिश्ता कर लो। तो मेरे पे साइमल्टेनियसली ये प्रेशर चल रहा था कि हम कब तक जवाब दें कि तू नहीं अभी शादी करना चाहती है, एक अटेम्प्ट और देना है। मैंने फुल प्रिपरेशन के साथ 2019 का अटेम्प्ट दिया और 19 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। दैट मोमेंट आई गॉट शैटर्ड, और उस टाइम हर तरह के थॉट्स आए कि सेल्फ डाउट तो बढ़ता ही जा रहा था। पेरेंट्स भी ठीक है नहीं कहते आपको, लेकिन मुझे उनको देख के भी ये चीज़ लगती थी कि वो मेरे लिए कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक वो मेरे को कवर करते रहेंगे कि नहीं वो प्रिपेयर कर रही है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आ गई। और उस टाइम मुझे भी लगा कि मैं बहुत गलत रास्ते पे जा रही हूँ, शायद बैक टू बैक मेरे प्रीलिम्स ही नहीं हो रहे हैं, मेंस इंटरव्यू तक मैं कब पहुँचूँगी। लेकिन उस टाइम मैंने एक चीज़ ठानी कि मैं बैक टू बैक 16 से लेके 19 तक के अटेम्प्ट्स दे दिए हैं। अब अगर मैंने बोल दिया मुझसे नहीं होगा, तो ये सोर्स ऑफ डीमोटिवेशन होगा मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कजन्स और जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सब के लिए ये रहेगा माया से नहीं हुआ, तुमसे भी नहीं होगा। साथ में मुझे ये भी सुनने को मिला कि जिस स्कूल और कॉलेज से तुम हो, मैं बेसिकली एक नॉर्मल स्कूल और नॉर्मल कॉलेज से हूँ। 10th मेरा RBSC बोर्ड से हुआ, स्टेट बोर्ड से, और मेरी RTU एफिलेटेड मेरा बीटेक कॉलेज था। तो ऑल इन ऑल बहुत नॉर्मल कॉलेज और स्कूल से मैं हूँ। तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि तुम्हारे स्कूल और कॉलेज से आज तक एक भी सिविल सर्वेंट नहीं निकला है, तो तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम सिविल सर्वेंट बन जाओगी। तो मुझे ये चीज़ भी लोगों को गलत प्रूव करनी थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस स्कूल या उस कॉलेज से पढ़े हो तो ही आप बन सकते हो। मैं किसी के लिए सोर्स ऑफ डीमोटिवेशन तो कभी नहीं बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं खुद भी अच्छा हासिल करूं और एटलीस्ट मेरे भाई बहन, मेरे कजन्स तो कम से कम मुझसे मोटिवेट होकर कुछ अच्छा करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को सही प्रूव करने के चक्कर में हमेशा मेरे फेलियर का वेट करते रहे कि ये अगर फेल हो गई, हम ये चीज़ फिर से प्रूव कर देंगे कि गाँव की लड़की थी, छोटे स्कूल कॉलेज से थी, तुम्हें इतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए थे। सच बताऊं तो इतने अटेम्प्ट्स के बाद आप लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो कि मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी कि मैंने इतने अटेम्प्ट्स दे दिए और मुझसे हुआ ही नहीं। वो फेलियर का टैग लेके मुझे मेरी प्रिपरेशन को खत्म नहीं करना था, मुझे अच्छे नोट पे ही खत्म करना चाहती थी मैं इस जर्नी को। अब 2019 के बाद कोविड वाला टाइम भी आ गया था। मैंने 2020 का फिर से प्रीलिम्स दिया, मेरा इस बार प्रीलिम्स हो गया, और यहाँ पे कुछ अच्छा भी हुआ कि मेरा प्रीलिम्स हो गया, लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने पूरा टाइम प्रीलिम्स को दे दिया। अब मैं मेंस के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, मैं मेंस के लिए बैठी, मेंस नहीं हुआ मेरा। उस टाइम 5 अटेम्प्ट हो चुके थे मेरे। मुझे था कि ये मेरा एक फाइनल अटेम्प्ट बचा है, या तो मैं इसको फुल एनर्जी के साथ दूं या फिर यहीं गिव अप कर दूं। मैंने मेरे पेरेंट्स से पूछा कि अगर मुझे एक ब्रेक मिल सकता है 1 साल का या एक अटेम्प्ट का, तो मैं अच्छे से दे पाऊंगी। जैसे ही मैंने बोला कि 1 साल का ड्रॉप चाहिए, तो उस टाइम था 2021 का मार्च,
और ड्रॉप के साथ जैसे ही कैलकुलेट किया उन्होंने 2023 का मई हो जाएगा रिजल्ट आते आते, अगर सब सही चलता है तो। इतना लंबा टाइम एक साथ मांग लिया तो उनके लिए भी ये चीज़ ईजी नहीं थी कि वो ये डाइजेस्ट कर पाएँ कि तुम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी लेना चाहती हो, एक ड्रॉप भी लेना चाहती हो, और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो क्या बैकअप है तुम्हारे पास। तब मैंने उन्हें कहा कि जो मैंने 2020 में फॉर्म भर रखा है ईपीएफओ का, मैं वो क्लियर कर लूँगी। लेकिन फिर सबने कहा कि 700-800 वैकेंसी पे तो हो नहीं रहा, 420 वैकेंसी पे तुमसे क्या हो जाएगा। बट मुझे कहीं न कहीं था कि मैं 3-4 महीने की प्रिपरेशन से मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगी, और मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि प्लीज़ मुझे एक ड्रॉप लेने दो। मैं मेरी पूरी एनर्जी और पूरे स्ट्रैटेजी के साथ ये वाला अटेम्प्ट दूँगी, तो शायद मेरा हो जाएगा। वो इस बात के लिए मान गए। लेकिन उनको तो सिर्फ़ मानना था, लेकिन मुझे खुद को भी तो मनाना था कि मैं कर पाऊँगी ये, क्योंकि 5 बैक टू बैक मैं फेलियर्स देख चुकी थी और मेंस ही क्लियर नहीं हो रहा था मेरा, फाइनल लिस्ट तो बहुत दूर थी। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे मेरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी में ही कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तभी मैं प्रीलिम्स ही कर पा रही हूँ, और वो भी मैं 2 बैक टू बैक प्रीलिम्स के बाद 1 बार और कर पाई हूँ। तो मुझे सेल्फ डाउट बढ़ता जा रहा था, खुद की स्ट्रैटेजी से मुझे डाउट्स आ रहे थे कि मेरी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है। उस टाइम आपकी मेंटल हेल्थ भी डिटेरियोरेट करती है कि आप हर तरह से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं आपको, दूसरों से भी, खुद से भी। तब मैंने स्ट्रैटेजी भी चेंज करने का सोचा, प्लस मैंने ये देखा कि मैं मेरी मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करूँगी। उस टाइम रोल आता है अच्छे फ्रेंड्स का, और मोटिवेशनल स्पीकर्स और मोटिवेशनल वीडियोज़ का, और मेडिटेशन वगैरह का। तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, बहुत लिमिटेड 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरे, जिनसे मैं मेरी हर इनसिक्योरिटीज़ शेयर करती थी। क्योंकि आप पेरेंट्स को अपनी इनसिक्योरिटी अगर बता दोगे, और वो भी उन पेरेंट्स को जो पहले से सोसाइटी की इनसिक्योरिटी से घिरे हुए हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ मेरा हो पाएगा कि नहीं। उनके सामने आपको 100% दिखाना होता है कि नहीं मेरा हो जाएगा, और वो आज भी ये बात बोलते हैं कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट थी। सच बताऊँ तो कॉन्फिडेंस सिर्फ़ उनके सामने दिखाने के लिए था। सेल्फ डाउट आते हैं, हर किसी को आते हैं। आपने अगर 1 साल क्लियर भी किया है और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं, फिर भी आपको उतना ही सेल्फ डाउट रहेगा कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो ये मेरे साथ साथ-साथ चल रहा था कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ को कैसे ओवरकम करूँ। उस टाइम मैंने मेरे फ्रेंड से शेयर किया कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने इतनी बड़ी चीज़ माँग ली है उनसे, 1 अटेम्प्ट, 1 ड्रॉप, और फिर मुझे रिज़ल्ट देना है उनको, तो कैसे हो पाएगा? तो उस टाइम वो लोग मुझे मेरी स्ट्रैटेजी को बनाने में हेल्प करते थे। प्लस मैं साथ-साथ देखती थी कि ऐसे कोई स्पीकर्स मुझे मिल जाएँ, जिनकी जर्नी कहीं न कहीं मेरे से रिलेटेबल हो। मैं फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट्स वालों का वीडियोज़ देखने बंद कर दिए थे मैंने, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे। मुझे लगता था मैं इन जैसा तो नहीं हूँ। मुझे उन लोगों के देखने जो 4-5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट्स में क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम। तो उस चीज़ में मुझे जोश टॉक्स ने हेल्प किया। काफ़ी यहाँ पे भी ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते थे, जो काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद सिलेक्ट हुए हैं। सेकंड, मैंने बताया कि मेंटल इश्यूज़ भी आप फेस करने लग जाते हैं। उस टाइम मुझे एक स्पीकर यहाँ पे आई थी, सीए नेहा दत्त। उनका मैंने यहाँ पे जोश टॉक पे भी सेशन देखा उनका, और उनके वो एक खुद यूट्यूबर हैं, तो मैं उनके वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया। उनके जर्नी से मैंने ये चीज़ सीखी कि उनको भी काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद सक्सेस मिली थी। तो उन्होंने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा, कैसे उन्होंने सोशल प्रेशर को हैंडल किया, कैसे एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल किया। क्योंकि मेरे लिए बड़ी चुनौती एग्ज़ाम में बैठना भी बनने लग गई थी। क्योंकि प्रीलिम्स से पहले मेरा 1 वीक ऐसा खराब जाता था कि मैं खुद को सँभाल ही नहीं पाती थी, और मैं पहले से ही हार मानने लग जाती थी। तो उस टाइम उनके वीडियोज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी। मैं मेडिटेशन शुरू किया, मैंने इसी अटेम्प्ट में मैंने सारी चीज़ें चेंज कर डाली। मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट करनी स्टार्ट करी कि हाँ, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। मैं सच बताऊँ तो मैंने जोश टॉक्स पे आना भी मैनिफेस्ट किया था। क्रेडिट गोज़ टू अगेन सीए नेहा दत्त। उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टेशन वाले वीडियोज़ में बताया था कि आप वो सब मैनिफेस्ट करो जो आप चाहते हो, और सीरियसली ये मेरे लिए तो काम किया। और साथ-साथ मैं चीज़ें लिखने लग गई थी कि मेरे साथ क्या नेगेटिव्स हो रहे हैं, क्या पॉजिटिव्स हो रहे हैं, और नेगेटिव्स मैं रिड्यूस करने की कोशिश करती थी कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस करो। अगर नेगेटिव क्वेश्चंस आपके नेगेटिव हो रहे हैं, मैं उनको रिड्यूस करने लग गई। तो मैं नेगेटिविटी रिमूव करने लग गई अपनी लाइफ से, और 1-2 दिन में नहीं होता। कई बार तो लगता भी है कि शायद ये यूज़लेस सी एक्सरसाइज़ है मैं जो कर रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हो आप कि हाँ, मेरे में चेंजेज़ आ रहे हैं, मेरे थॉट प्रोसेस में चेंजेज़ आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ़ की सारी हैबिट्स बदलने लग जाते हो, सब कुछ पॉज़िटिव करने लग जाते हो, तो एक ना एक दिन काफ़ी चेंज आ जाता है। सब कुछ आपको पॉज़िटिव दिखने लग जाता है। और ये मेरे साथ कब हुआ, जब मैंने ईपीएफओ का एग्ज़ाम क्लियर किया। मैं ड्रॉप ले चुकी थी, मैंने एग्ज़ाम दिया, और बैक टू बैक वो क्लियर होता गया। उसका रिटन हुआ, इंटरव्यू हुआ, फाइनल सिलेक्शन हुआ। तब तक मैं 2022 का प्रीलिम्स भी क्लियर कर चुकी थी। इसी दौरान मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी हमारे साथ रहते थे।
तो उनको सिर्फ इतना समझ आता था कि ये एक अफसर बनना चाहती है। लेकिन जब कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा मेरे एग्ज़ाम का भी अनसर्टेनिटी थी कि कब एग्ज़ाम होगा, जब मेरा मेंस नहीं हुआ 2020 वाला, उस दौरान मैंने काफ़ी उनसे बातचीत करी कि आपको भी लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा? तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि तू क्या बनना चाहती है, हमें सिर्फ ये पता है कि तू अफ़सर बनना चाहती है। लेकिन हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन हम तेरे को ये बात ज़रूर कहेंगे कि ज़िद से लगी रही, तो तू ज़रूर क्लियर कर लेगी। तो वो एक बात कहते थे, गाँव ढाणी के लोग मुझसे रिलेट कर पाएँगे इस बात पे, कि जब एक किसान बीज बोता है, जब वो बीज बोता है तो उस टाइम इस आस के साथ या इस आशा के साथ बोता है कि बहुत अच्छी फसल होगी। वो कहते थे, "जद बीज गिरन जावां, जद काल की कौन सोच के जावां, बढ़िया फसल की सोच के जावां हाँ।" तो काल की मत सोच के जा, बढ़िया फसल की सोच के जा। मतलब कि आप ये सोच के जाओ कि अच्छा रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि अभी आप फसल बोने के स्टेज पे हो। कटाई के टाइम अपन देखेंगे कि उसकी फसल का क्या कैसा आउटपुट हमें मिला है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। सिमिलरली अगर मैं गाँव में नोटिस करती थी कि हमारे चूरू, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी फौजी निकलते हैं। वो बच्चे सुबह 5 साढ़े 5 दौड़ने निकल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन में खेती भी करते हैं। उनकी अगर हम जॉब प्रोफाइल देखें, वो भी बहुत टफ है। तो मैं खुद को मोटिवेट करती थी कि अगर ये इतनी कम एज में इतने एफर्ट्स लगा सकते हैं एक जॉब को पाने के लिए और उस जॉब में सर्व करते हुए भी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे तो सिर्फ किताबों के साथ ही संघर्ष करना है। इसी के साथ-साथ मैं ये देखती थी कि मैं जिस एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे तो लोग सर्वाइवल के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सर्वाइवल के लिए संघर्ष किया कि आज हम जो कमा रहे हैं, खुद का पेट भरेंगे, बच्चों का पेट भरेंगे, उनकी फीस भरेंगे, बाकी खर्चे करेंगे। मेरे को तो सर्वाइवल के लिए नहीं करना था, मुझे तो मेरे गोल अचीव करने के लिए करना था। तो मुझे ये लगता था कि मैं उनसे बेटर पोज़ीशन पे हूँ। मेरे यहाँ के लोग अगर इतना संघर्ष कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी चूरू-झुंझुनू के लोग तो जुझारू माने जाते हैं कि वो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। चाहे क्लाइमेट देखो, चाहे फसल देखो, किसी भी तरह से देखो, वो हर टाइम संघर्षों के साथ जीते हैं, लेकिन कभी गिव अप नहीं करते। तो सेम चीज़ मैं फ़ॉलो करती थी कि मेरे सामने इतने सारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, तो मैं कैसे गिव अप कर दूँ? मैं इस जर्नी में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस करती थी, वो था लैक ऑफ गाइडेंस। मैंने या मेरे पेरेंट्स ने मेरे इस रिजल्ट से पहले कभी किसी सिविल सर्वेंट से ना तो हम मिले हैं, ना हमने कभी उनका ऑफिस देखा है, ना हमने कभी उनका रहन-सहन देखा है। तो हमारे लिए वो चीज़ तो बिल्कुल हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कैसी लाइफ होगी। तो हमने किसी सिविल सर्वेंट को देखा नहीं है, गाइडेंस तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास कोचिंग जो मैंने की 1 साल, उसके अलावा मेरे पास कोई सोर्स ऑफ गाइडेंस नहीं था। मुझे जो करना था मैं खुद करती थी या फिर यूट्यूब पे किसी की स्ट्रैटेजीज़ देखती थी, खुद की स्ट्रैटेजी से मैच करती थी, एनालाइज़ करती थी मैं कहीं गलत जा रही हूँ, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करती थी। जब मेरा ईपीएफओ का फाइनल रिजल्ट आया, उस टाइम तक मेरा 2022 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका था। तो ये मेरे पेरेंट्स के लिए एक वो था, सेंस ऑफ रिलीफ था कि चलो कुछ तो मिल गया इसको इतने सालों के बाद। लेकिन आप अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप किसी दूसरे एग्ज़ाम में आके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहोगे। तो मेरे सामने फिर एक चुनौती थी कि अब जो मेरे पास 3 महीने हैं, इस 3 महीने में मुझे उस सक्सेस को ना ध्यान में रखते हुए मुझे मेंस पे फ़ोकस रखना है। लेकिन उस टाइम फिर लोगों ने कहा, "अब भी लगी हुई है, अब तो छोड़ दे इसको।" लेकिन मुझे था कि नहीं, अब 3 महीने मुझे जी-जान लगा के मेरा मेंस देना है। मैंने मेंस दिया और मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। उसके बाद मेरी ईपीएफओ की जॉइनिंग आ गई। तो तब मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत टाइम पे मेरी जॉइनिंग आ गई है। मैं इंटरव्यू का कैसे प्रिपेयर करूँगी? बट लकीली मेरा ऑफ़िस भी बहुत अच्छा मिला मुझे, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर्स अच्छे मिले। उन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं जैसे ही मेरे ऑफ़िस आवर्स खत्म होते थे, मैं मेरा इंटरव्यू का प्रिपेयर करती थी। मुझे ऑफ़िस टाइम में अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, मैं मेरे कलीग्स जो मेरे साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, मैं उनसे बातचीत करके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी। इस बार 3 शेड्यूल्स आए थे इंटरव्यू के, तो मेरे लास्ट शेड्यूल में था। तो लास्ट के 1 महीने से पहले मैं मॉक टेस्ट देने लग गई थी, मॉक इंटरव्यूज़ देने लग गई थी और मेरे इंटरव्यू के एग्ज़ैक्ट 25 डेज़ पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई। वो टाइम ऐसा था कि फैमिली को भी एक दूसरी तरफ देखना पड़ गया। वो सब उस तरफ से टूट गए थे। मुझे डबल दुःख था कि वो मेरा रिज़ल्ट नहीं देख पाए। सेकंड कि मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें वापस होने लग गई। कुछ अच्छा हो गया था। ईपीएफओ के बाद सब कुछ पॉज़िटिव लग रहा था मुझे कि हाँ, अब अच्छा होने लग गया है। मेरा सिविल सर्विसेज़ भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई, मैं डिस्टर्ब भी हो गई बट कहीं न कहीं मैं मेंटली हार मानने लग गई कि नहीं, शायद फिर से नेगेटिव चीज़ें होने लग गई। मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे फिर से फ्रेंड्स, मेरे भाई और इन सब ने मुझे बहुत सँभाला कि नहीं, अभी तुझे हार नहीं माननी, 25 दिन और हैं, 25 दिन अपनी जी-जान लगा दे, क्योंकि पेरेंट्स घर पे बिज़ी हो गए थे। मैंने वापस कोशिश करी,
कि एक बार फिर से देखते हैं, क्या पता हो जाए। टाइम जाता जा रहा था, मैं दूसरों को देख रही थी कि उनके पास तो भरपूर टाइम है, मैं ऑफिस में बिजी हूँ, मैं फैमिली की तरफ से भी डिस्टर्ब हो गई हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन सबने ये कहा कि अगर तुझे उनका सपना पूरा करना है तो एक बार 25 दिन के लिए और मेहनत करके देख। तो जैसे ही उनकी डेथ के टाइम में घर गई तो मुझे फिर से सुनने को मिला कि तू ही शायद कहीं ना कहीं अनलकी है, ना तूने तेरी शादी दिखाई उनको, ना तूने तेरा रिजल्ट दिखाया। मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि वो शायद एक शादी मेरी देख के जा सकते थे। मैं सबसे बड़ी हूँ उनके ग्रैंड चिल्ड्रन में। तो इस चीज़ को मैंने फिर पॉजिटिव लिया कि शायद भगवान कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे, तभी उनको ये कष्ट देखने को मिला और हमें उनको खोना पड़ा। जैसे ही मेरा इंटरव्यू सही हुआ था, बट सेल्फ डाउट फिर भी था कि फाइनल रिजल्ट कैसा रहता है। फाइनल रिजल्ट मेरा 23 मई को डिक्लेयर हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। वो मोमेंट ऐसा था कि मेरे पिछले 2015 से 2023 में तक का पूरी मेरी जर्नी फ्लैशबैक में मैं चली गई कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ मैं पहुंची हूँ। मेरे एरिया की कितनी लड़कियों को मोटिवेशन मिला होगा मेरी इस वजह से, मेरे पेरेंट्स को इतनी खुशी। आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको नहीं समझ आता कि आप पेरेंट्स को कितनी खुशी दे पाएंगे इस रिजल्ट के थ्रू, जो मैंने 23 मई को रियलाइज करी। तो इस रिजल्ट के साथ मैंने मेरे 8 साल की मेहनत, मेरे माँ बाप की 8 साल की तपस्या, मुझ पे जो भरोसा उन्होंने दिखाया, मुझे खुद से जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो सब मैंने पूरी की। और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस पूरी जर्नी से अगर कोई कुछ सीख सकता है तो वो ये है कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप किसी छोटे शहर, छोटे गांव, गरीब अमीर, कैसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास गाइडेंस है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी जिद और आप कब तक डटे रहने की हिम्मत रखते हैं वहाँ पे। आप खुद की मिस्टेक्स एनालाइज करो। नो डाउट, ऐसा नहीं आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाए जा रहे हो सेम डायरेक्शन, सेम स्ट्रेटेजी के साथ। आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और अगर आप डटे रहे, आपने गिव अप नहीं किया, तो वन और द अदर डे आपका रिजल्ट जरूर पॉजिटिव आएगा। मेरे इस रिजल्ट के साथ मैंने खुद की और खुद के माता पिता की आशाएं पूरी की हैं और उनके सपने पूरे किए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने काफ़ी, स्पेशली लड़कियों के माँ बाप और लड़कियों को मैंने एक आस जगा दी है कि अगर माया कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। और पहले लोग कहते थे कि इससे नहीं होगा तुमसे भी नहीं होगा, इससे नहीं हो रहा है तुमसे भी नहीं होगा, लेकिन अब शायद वो ये कहते होंगे कि अगर माया कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किसी भी शहर, गांव, ढाणी जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप जिद और मेहनत करते रहे और अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ लगे रहे तो आप एक न एक दिन जरूर अपना मकसद हासिल कर लेंगे। इस पूरी जर्नी में नेगेटिव थॉट्स आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपको उनको कैसे ओवरकम करना है उसके लिए आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। जैसे कि मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं ऑफिसर बनूं, मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करूं, और ये भी मेरा एक मैनिफेस्टेशन था कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं। तो जोश टॉक ने मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया और मेरे मैनिफेस्टेशंस में जोश टॉक का जो बैकग्राउंड का फोटो है वो मैं रखती थी और खुद को रिमाइंड कराती थी कि मुझे एक दिन यहाँ जाना है। तो आप भी कुछ भी ऐसा कीजिए खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो इसी के साथ मैं मेरा ये टॉक ख़त्म करना चाहूँगी और मैं मेरी जर्नी को अगर समअप करना चाहूँ, और शायद आप रिलेट भी कर पाएंगे, कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। थैंक यू सो मच। इसके बाद आपके लिए जोश टॉक यूपीएससी की तरफ से एक मैसेज है, वो आप जरूर देखिएगा, आपको उससे हेल्प मिलेगी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी में। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है
कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।